हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पैरागॉन क्लासेस। क्लास 12th के आज के लेक्चर में हम गॉस थ्योरम के नेक्स्ट एप्लीकेशन को पढ़ेंगे। अब तक आपने गॉस थ्योरम का एक एप्लीकेशन पढ़ा है जो था टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ चार्ज्ड वायर, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर। अब हम बच्चों को ले जाते हैं नेक्स्ट एप्लीकेशन के ऊपर। तो ये आपके सामने पेश है एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम में सेकेंड एप्लीकेशन। क्या है ये सेकेंड एप्लीकेशन? आपको दिख रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ चार्ज्ड स्फेरिकल शेल। ये जो आपको सामने दिखाई दे रहा है ये एक स्फेरिकल शेल है। अब एक स्फेयर और एक स्फेरिकल शेल में क्या डिफरेंस होता है, सबसे पहले वो जान लें। ये जो आपको शेल दिख रहा है ये अंदर यहां से हॉलो है, यानी यहां पर कुछ नहीं, एयर है समझ लीजिए। और शेल का मतलब सिर्फ ये कवरिंग, यानी ये जो इसकी बॉडी है ये मेटल यहां पर है सिर्फ। तो एक बहुत पतले सरफेस के, बहुत थिन सरफेस के हॉलो स्फेयर को स्फेरिकल शेल कहा जाता है। ये यहां पर इस शेल का सेंटर होगा O, और मैं बना देता हूं स्फेयर का या स्फेरिकल शेल का रेडियस, ऐसा बना दिया मैंने, ये रेडियस है। और रेडियस को मैं डिनोट कर रहा हूं स्पेशली कैपिटल आर से। ये स्पेशली बोल रहा हूं मैं कि आपको ये जो स्फेरिकल शेल दिया जाएगा या आप बनाओगे, उसके रेडियस को आपको कैपिटल आर ही लेना है। ऐसा कोई फिजिक्स का रूल नहीं है, जस्ट टू अवॉइड कंफ्यूजन। आगे कंफ्यूजन को हटाने के लिए या कंफ्यूजन से बचने के लिए हमें इसे कैपिटल आर लेना है, ये हम पहले ही समझ लें। अब आपके पास ये जो स्फेरिकल शेल है इसको चार्ज दिया गया, और चार्ज सिर्फ कहां दिया जा सकता है, इसके सरफेस पर। ये याद रहे, इस सरफेस पर चार्ज स्टोर किया गया है। यहां तो कुछ है ही नहीं, हवा है और बहुत ही पतली इसकी सरफेस है, तो उसको चार्ज दे दिया गया स्फेरिकल शेल को। और यहां मैं लिख देता हूं टोटल चार्ज जो दिया गया है वो है Q, यानी 10, 50, 20, 30 कुछ भी कूलम्स लेकर पूरे सरफेस पर स्प्रेड कर दिया गया है यूनिफॉर्मली। अब चूंकि यहां पर सरफेस पर चार्ज स्टोर हो गया है तो इस पूरे रीजन में यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड तो बनेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड का तो प्रिंसिपल है, कॉन्सेप्ट है कि जहां भी चार्ज होता है चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाती है। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए कहा जाएगा, कहां, मैं दिखाता हूं। लेट अस सपोज यहां एक पॉइंट दिया जाएगा, ये पॉइंट P इस स्फेरिकल शेल से आउटसाइड कहीं पर होगा, कहीं पर भी हो सकता है। यहां आप रेंडमली कहीं पर भी ये पॉइंट ले लो, लेकिन वो स्फेरिकल शेल से बाहर होना चाहिए, यानी आउटसाइड। आपसे कहा जाएगा इस पॉइंट P पर, जो कि स्फेरिकल शेल से बाहर है, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मालूम करनी है, फाइंड आउट करनी है, और वो भी यूजिंग गॉस थ्योरम। अब पिछले एप्लीकेशन में आपको जो जो स्टेप मैंने बताए थे वो सारे स्टेप यहां पर अप्लाई होंगे, और मैंने वो एप्लीकेशन करते हुए बच्चों को बताया था कि आगे आने वाले सारे एप्लीकेशंस में स्टेप कॉमन रहेंगे, सिर्फ डायग्राम
चेंज होता रहेगा। तो सबसे पहला स्टेप ये होता है कि अगर आपको किसी चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है यूजिंग गॉस थ्योरम, तो सबसे पहले आप उस चार्ज को, ये जो चार्ज दिया गया है, इसको एनक्लोज कर लें, क्योंकि जब तक चार्ज एनक्लोज नहीं होगा गॉस थ्योरम अप्लाई नहीं होती। गॉस थ्योरम की ये कंडीशन है। और आपको एक इमेजिनरी सरफेस बनाना होगा इस चार्ज को एनक्लोज करने के लिए। वो इमेजिनरी सरफेस हम बना के दिखाते हैं आपको। ये है वो आपका इमेजिनरी सरफेस। और कैसा है ये स्फेयर? एक ऐसा स्फेयर जिसने पूरा पूरा अंदर वाले स्फेयर को अपने अंदर एनक्लोज कर लिया है। और ये जो बाहर वाला स्फेयर है ये इमेजिनरी है। ये गॉसियन सरफेस कहलाता है। और मैंने कल भी बताया था, पिछले लेक्चर में बताया था कि गॉसियन सरफेस ड्रॉ करते समय आपको दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखने हैं। एक तो उस सरफेस पर लाई करने वाला हर पॉइंट जो बॉडी, चार्ज बॉडी है, उससे इक्वी डिस्टेंट पर होना चाहिए, इक्वी डिस्टेंस यानी बराबर दूरी पर। और उस गॉसियन सरफेस पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन देखें तो वो हमेशा नॉर्मल आना चाहिए। अब ये जो स्फेयर हमने बनाया है आउटसाइड दिस स्फेरिकल शेल, ये कॉन्सेंट्रिक स्फेयर है। और ये जो पॉइंट P लिया गया था, ये इस O पॉइंट से, यानी जो असली आपकी स्फेरिकल शेल है उससे कुछ डिस्टेंस पर था, जिस डिस्टेंस को स्मॉल r कहा जाएगा। O से P तक का डिस्टेंस स्मॉल r। इसीलिए मैं बोल रहा था यहां पर दो रेडियस होंगे, तो आपको जो असली स्फेयर है जिसके ऊपर चार्ज है स्फेरिकल शेल, उसके रेडियस को कैपिटल R से, और जो बाहर गॉसियन सरफेस आप बनाएंगे उसके रेडियस को स्मॉल r से डिनोट करना है। पहले ये कंफ्यूजन हटा दिया जाए। जहां स्मॉल r आए तो आप समझ जाओ कि भाई ये तो गॉसियन सरफेस जो बना है वो स्फेयर बाहर, उसका रेडियस है, और असली जो स्फेयर है इमेजिनरी नहीं, जिसके ऊपर चार्ज है स्फेरिकल शेल, उसका रेडियस कैपिटल R है। तो पहला स्टेप आपका वही कॉमन है जो पिछले एप्लीकेशन में भी था कि सबसे पहले जिस चीज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है यूजिंग गॉस थ्योरम, आपने उसे एनक्लोज कर दिया। एनक्लोज करने के लिए आपने स्फेयर बनाया, उस स्फेयर का रेडियस स्मॉल r है। अगला स्टेप, आप उस गॉसियन सरफेस पर सबसे पहले क्या बनाओगे? एक एलिमेंट्री पोर्शन, जो आपने सिलेंडर पर भी बनाया था। और एलिमेंट्री पोर्शन बनाने के बाद उस एलिमेंट्री पोर्शन का जो एरिया वेक्टर है, वो एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा, क्योंकि किसी भी सरफेस का एरिया वेक्टर सरफेस के नॉर्मली आउटवर्ड होता है। और उस एरिया वेक्टर को काहे से डिनोट किया था हमने? ds से। आप इस पूरे स्फेयर पर कहीं पर भी ऐसा एरिया वेक्टर बना सकते हो। आपके पास अगर बॉल है तो बॉल के ऊपर छोटा सा एक स्पॉट बना दो मार्कर से, गोल। बिंदी देखिए आपने, बिंदी जो मम्मी लोग लगाते हैं बिंदी, तो वैसा गोल सा बिंदी जैसा एक स्पॉट बना दें इस बॉल के ऊपर, और उस स्पॉट का एरिया वेक्टर ds से डिनोट किया जाए, जो सरफेस के स्पॉट के नॉर्मली आउटवर्ड होगा। और इसी जगह पर अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड को, ये जो प्लस क्यू चार्ज है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को शो करोगे तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी ऐसे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी पॉजिटिव चार्ज से अवे होती है। और ये सरफेस हमने ऐसा बनाया है,
सरफेस बनाते समय गॉसियन सरफेस की प्रॉपर्टी है कि सरफेस हमने ऐसा बनाया है कि सरफेस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सरफेस के नॉर्मल आती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर बनाने के बाद सबसे पहला स्टेप क्या था? सबसे पहला स्टेप था कि हमें डी फाई फाइंड आउट करना था। डी फाई इस छोटे से एलिमेंट्री पोर्शन का फ्लक्स था। सारे स्टेप्स सेम टू सेम हैं। पिछले लेक्चर को आप दोबारा देखेंगे तो एक भी स्टेप आपको अलग नहीं दिखाई देगा। सबसे पहले इस गॉसियन सरफेस पर जो ये एलिमेंट्री पोर्शन है इसका फ्लक्स निकाला था। डिफाइज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ द एलिमेंट्री पोर्शन, और फिर फ्लक्स निकालने के बाद ऐसा लिखा गया था, और आपको बताया था थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री है। देख रहे हैं, थीटा होता है डॉट प्रोडक्ट से, दो वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट से दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड और साथ में कॉस थीटा आता है, ये 11th क्लास में सिखाया गया। और थीटा होता है दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल। अब यहां ये गॉसियन सरफेस बनाया ही इसीलिए इस तरह से है कि कोई कहीं पर भी आप एलिमेंट्री पोर्शन लेंगे उसका एरिया वेक्टर भी सरफेस के नॉर्मल होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी सरफेस के नॉर्मल होगी, दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे, एंगल हमेशा 0 आएगा। कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो आपने डी फाई इज इक्वल टू कॉस 0 की वैल्यू 1, तो ई डी एस, ये आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ गया इस एलिमेंट्री पोर्शन का। फिर आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालते थे, या निकाला था आपने, ऑफ कंप्लीट सरफेस। अब आपको इस पूरे सरफेस का, ये जो ब्लैक कलर से स्फेयर बनाया है जिसने अंदर वाले स्फेयर को अपने अंदर एनक्लोज किया है, उसका पूरा फ्लक्स निकालना है। और वो पूरा फ्लक्स क्या होगा? फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस। फ्लक्स इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस है। और फिर इसको आप इक्वेशन नंबर 1 लिख देते हैं, और अगली लाइन में क्या लिखते हैं? अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, पुराने डेरिवेशन को देख लेना, फर्स्ट एप्लीकेशन को, एक एक लाइन बिल्कुल सेम मिलेगी। पहले आपने क्या किया? एलिमेंट्री पोर्शन लेके उसका फ्लक्स निकाल के इंटीग्रेट करा, पूरे सरफेस का फ्लक्स निकाला। लेकिन अब उसी पूरे सरफेस का, ये पूरा सरफेस जो आप देख रहे हो, इसका फ्लक्स गॉस थ्योरम के हिसाब से निकालेंगे। तो अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम का क्या कहा जाएगा? फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यही काम आपको सारे एप्लीकेशंस में करना है। पहले गॉसियन सरफेस बना के इंटीग्रेशन वाले मेथड से उसका फ्लक्स निकालना है, और फिर उसी सरफेस का फ्लक्स गॉस थ्योरम से निकालना है। और फिर आपने क्या करना है वो उसके लिए आ जाए इधर, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन के हिसाब से आप फर्स्ट एंड सेकेंड को कंपेयर करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड दोनों का सेम है, दोनों तरफ फ्लक्स है उसी सरफेस का, मेथड अलग अलग है लेकिन सरफेस एक ही सरफेस का फ्लक्स है ये, तो दोनों को इक्वेट कर सकते हैं। तो आप इक्वेट करके लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दोनों तरफ राइट हैंड साइड दोनों को इक्वेट कर दिया। और आपको बताया था अगला स्टेप क्या होता है? ई इंटीग्रेशन साइन से बाहर आ जाता है। क्यों? क्योंकि ई कांस्टेंट है। और ई कांस्टेंट क्यों है? क्योंकि इस पूरे सरफेस पर कोई भी पॉइंट ले लो, हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेम आएगी, क्योंकि सेंटर से जो डिस्टेंस है वो सेम है। इसीलिए सरफेस की प्रॉपर्टीज में इंक्लूड होती है ये चीज। बच्चों को डिटेल में बताया था कि सरफेस बनाते समय इन दो बातों का खास ख्याल रखें।
अगर ये खास ख्याल नहीं रखा जाए तो पहले यहाँ मामला अटक जाएगा कि थीटा 0 नहीं आएगा, कुछ और आएगा वो हमें पता नहीं होगा, और फिर बाद में यहाँ मामला अटक जाएगा क्योंकि ई इसके बाहर नहीं जाएगा इंटीग्रेशन के, क्योंकि वो कांस्टेंट नहीं होगा। अगर इस सरफेस का हर पॉइंट इस जिस चीज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं वहां से बराबर दूरी यानी इक्विडिस्टेंट पर ना हो। अब ds जो आप देख रहे हो वो ये सरफेस पर एक छोटा सा टुकड़ा या एलिमेंट्री पोर्शन है इस पूरे स्फेयर के सरफेस पर, और ds के इंटीग्रेशन का मतलब है आपको इस पूरे स्फेयर के सरफेस का सारा एरिया निकालना है, क्योंकि ds के इंटीग्रेशन मींस आप ऐसे छोटे छोटे सारे ds को कंबाइन करोगे। जब आप सारे छोटे छोटे ds को कंबाइन करोगे तो आपको इस स्फेयर का सरफेस एरिया मिलेगा, जो मालूम कितना होगा, 4πr²। अब यहाँ कुछ बच्चे ये कंफ्यूजन कर देते हैं r कौन सा लिखना है, स्मॉल r या कैपिटल R। तो बहुत इजी लॉजिक है, बड़ी कॉमन सेंस की बात है। आपने ds कौन से स्फेयर पर लिया है, आउटर स्फेयर पर, उसका रेडियस स्मॉल r है, और आप ds का जब इंटीग्रेशन कर रहे हो तो आपको आउटर वाले स्फेयर का सरफेस एरिया मिल रहा है। तो आउटर वाले स्फेयर का सरफेस एरिया 4πr² होगा। आप तो इस वाले का सरफेस एरिया थोड़ी निकाल रहे हो, तो इसलिए मैंने पहले ही मेंशन कर दिया था बच्चों को कि स्मॉल r और कैपिटल R के कंफ्यूजन में न पड़े। सिंपल ध्यान दें, जिस सरफेस यानी जिस स्फेयर का सरफेस एरिया निकल रहा है उसका रेडियस लेना है। अब आपके पास E का वैल्यू आ गया है 1/4πε0, ये 4πε0 के साथ आ गया है, और Q के नीचे आप लिख दोगे r²। ये सब कुछ दूसरी तरफ ट्रांसफर कर दिया है। ये जो बॉक्स में बंद हुई है ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ चुकी है इस थिन स्फेरिकल शेल की वजह से, एक ऐसे पॉइंट पर जो स्फेरिकल शेल से आउटसाइड बाहर है। और ये जो किया है इस एप्लीकेशन का भी एक पार्ट है, इसलिए मैंने ये रोमन में लिख दिया 1 ऐसे करके। सेकेंड एप्लीकेशन, पूरे एप्लीकेशंस में बहुत 4-5 एप्लीकेशन है जिसमें फर्स्ट एप्लीकेशन आपको पिछले लेक्चर में कराया, सेकेंड एप्लीकेशन ये है, उस सेकेंड का भी फर्स्ट पार्ट है। और फर्स्ट पार्ट क्या, इस पार्ट में पॉइंट P जहां इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है वो पॉइंट स्फेरिकल शेल से आउटसाइड है। ठीक है जी बात। इसके 2 पार्ट्स और हैं इसी एप्लीकेशन के। फर्स्ट पार्ट आपने कर लिया है, क्या कर लिया, टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ चार्ज स्फेरिकल शेल एट अ पॉइंट आउटसाइड द स्फेयर। ये जो आउट शेल है, ये शेल है, इसके शेल के बाहर। अब आपसे इसी एप्लीकेशन में सेकेंड पार्ट पूछा जाता है। उस सेकेंड पार्ट के लिए मैं जो ये सब कुछ हो चुका है इसको यहां से रिमूव कर दे रहा हूं, और रिमूव करते हुए जैसा मैं हर बार बताता हूं आपके पास तो ये रिकॉर्डेड है। तो इसलिए आपके लिए रिमूव अभी फिलहाल देखने के लिए हो रहा है, लेकिन रिवाइंड करोगे तो वापस आ जाएगा। रिवाइंड करके पॉज करके आप उसको नोट भी कर सकते हो कॉपी में भी, और आपके पास नोट्स भी अवेलेबल होते हैं। जिनके पास नहीं है वो मुझे कॉल करें, नोट्स उनके पास पहुंचा दिए जाएंगे। तो मैं फिलहाल इसको यहां से हटा देता हूं। अब मैं आता हूं सेकेंड पार्ट पर। फर्स्ट पार्ट है व्हेन पॉइंट P lies outside the spherical shell।
व्हेन पॉइंट P लाइज आउटसाइड द स्फेरिकल शेल। मैं सेकेंड पोर्शन पर आता हूं। सेकेंड पोर्शन है व्हेन दिस पॉइंट P, ये जो पॉइंट P है ये lies on the surface of the shell। When point P lies on the surface of the shell, आपसे पूछ लिया जाए कि ये पॉइंट यहां ना हो के यहां कहीं हो, ये, या ऐसे बोले फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द सरफेस ऑफ द शेल। सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बताओ, तो सरफेस पे बताने के लिए आपको ये पॉइंट यहां लेना पड़ेगा। कुछ नहीं है, एक लाइन का आंसर है। इस कंडीशन में आपको ये लंबी जो कहानी अभी करी है वो करने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा आपने एक लाइन लिखनी है, देन स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R। जब आपका ये पॉइंट P आउटसाइड यानी यहां होने के बजाय यहां पर आ जाए, तो पॉइंट P जब यहां पर आ गया है, उसी पॉइंट P के डिस्टेंस को तो आप स्मॉल r से डिनोट करते थे, तो पॉइंट P जब यहां आ गया है तो स्मॉल r और कैपिटल R सेम हो जाएंगे। वही डिस्टेंस उस पॉइंट P तक का होगा सेंटर से, जो स्फेरिकल शेल का रेडियस है। तो आप सीधा सीधा देयरफॉर E की वैल्यू आप लिख दोगे इसी फॉर्मूले से, सीधा डिराइव नहीं करना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऐसा कैसा ही Q डिवाइड करोगे यहां पर, तो स्मॉल r की जगह आप क्या लिख दो, कैपिटल R, और स्क्वायर है तो स्क्वायर भी रहने देंगे। तो ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ गई है, किसकी वजह से, स्फेरिकल शेल की वजह से। कहां, स्फेरिकल शेल के सरफेस पर। और इसी का तीसरा पॉइंट भी होता है, तीसरा पार्ट भी होता है, थर्ड पार्ट। इसी एप्लीकेशन के थ्री पार्ट्स हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड पर हम आ गए। अब आपको थर्ड पार्ट में कहेगा व्हेन पॉइंट P lies inside the shell। और ये वाला पार्ट जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क्स क्वेश्चन में पूछा जाता है कि अगर पॉइंट P इनसाइड द शेल, यहां कहीं हो, यहां कहीं भी हो सकता है, ये है आपका पॉइंट P। पूरा डेरिवेशन के बजाय अकेला व्हाट इज द, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट इनसाइड द स्फेरिकल शेल, या इनसाइड अ हॉलो स्फेयर। स्फेरिकल शेल को हॉलो स्फेयर भी कहते हैं। अगर ये अंदर से खाली ना होता तो इसे सॉलिड स्फेयर बोलते। ये पॉइंट जरा नोट करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। सीधा सीधा आपका आंसर होगा 0। रीजन मैं बता देता हूं क्यों। क्योंकि अगर आपका पॉइंट P बाहर होने के बजाय अंदर होगा यहां, तो आप यहां से गॉसियन सरफेस बनाओगे, और वो गॉसियन सरफेस अपने अंदर कोई चार्ज इंक्लूड नहीं करेगा। और जब यहां पर बना हुआ गॉसियन सरफेस अपने अंदर कोई चार्ज ही इंक्लूड नहीं करेगा, तो उसका फ्लक्स भी 0 होगा, और फ्लक्स 0 है मतलब वहां कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ही नहीं। फ्लक्स क्या होता है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंसिडेंट या क्रॉसिंग अ सरफेस नॉर्मली। क्योंकि फ्लक्स का फॉर्मूला है Q/ε0, और Q क्या है, उस सरफेस ने जितना चार्ज अपने अंदर एनक्लोज किया है। तो यहां जब आप वो सरफेस बनाओगे ऐसे करके, क्योंकि पॉइंट P जहां है वहां से आपको एक सरफेस बनाना पड़ेगा, उस सरफेस ने कोई चार्ज अपने अंदर यहां पर एनक्लोज नहीं किया होगा। जब चार्ज ही एनक्लोज नहीं किया तो चार्ज की जगह 0 आ जाएगा, फ्लक्स 0 आएगा, और फ्लक्स 0 होने का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं है वहां पर।
और वैसे भी सारे बच्चे जानते हैं कि जब यहाँ अंदर कोई चार्ज नहीं है तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, सारा चार्ज सरफेस पे है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के बाहर होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है कहाँ है? जहां चार्ज होता है, बिना चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बन सकती। तो ये आपका आंसर विद रीजन है कि इनसाइड अ स्फेरिकल शेल या इनसाइड अ हॉलो स्फेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज ऑलवेज जीरो बिकॉज देयर इज नो चार्ज इनसाइड अ स्फेरिकल शेल या हॉलो स्फेयर। तो ये पूरा आपका एप्लीकेशन यहां पर फिनिश होता है विद ऑल पार्ट्स। अब आपको ले चलते हैं नेक्स्ट एप्लीकेशन की तरफ। तो ये है आपके सामने आज का नेक्स्ट एप्लीकेशन, एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम का नेक्स्ट एप्लीकेशन है ये, और ये है हमारा थर्ड एप्लीकेशन। तो हम इसको थर्ड एप्लीकेशन लिख देंगे। और थर्ड एप्लीकेशन क्या है वो आपके सामने हेडिंग लिखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ चार्ज्ड सॉलिड स्फेयर। अब सबसे पहले आपको डिफरेंस समझना है। वैसे तो लैंग्वेज के हिसाब से भी आप डिफरेंस समझ गए होंगे कि लास्ट जो एप्लीकेशन था, पिछला एप्लीकेशन, उसमें आपका ये जो स्फेयर था ये हॉलो स्फेयर था, यानी सिर्फ ये कवरिंग वाली चीज किसी मेटल वगैरह की बनी हुई थी, अंदर एयर था। लेकिन ये जो आपको स्फेयर दिखाया गया है ये सॉलिड स्फेयर है। अब क्या डिफरेंस है दोनों के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड में, वो आपको समझना है। बेसिक कॉन्सेप्ट हर एप्लीकेशन का एक ही है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था। यहां मैं मार्क कर रहा हूं इस स्फेयर का सेंटर जिसका नाम है O, और स्फेयर का रेडियस, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, आपको हमेशा लेना है क्या? कैपिटल R। कैपिटल R से आपको स्फेयर का रेडियस डिनोट करना है। तो आपके पास एक सॉलिड स्फेयर है जिसका सेंटर O है और कैपिटल R उसका रेडियस है। अब इस सॉलिड स्फेयर पर चार्ज है, तो वो जो चार्ज है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा ये आपको याद रखना है। हॉलो स्फेयर पर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था ओनली ऑन द सरफेस, ऑन द एंटायर सरफेस, क्योंकि सरफेस ही था, उसमें अंदर तो कुछ था ही नहीं, एयर थी। यहां पर जो टोटल चार्ज है, टोटल चार्ज यहां पर भी क्यू है, टोटल चार्ज कितना है? क्यू। ये टोटल चार्ज क्यू इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द एंटायर वॉल्यूम ऑफ द स्फेयर। एंटायर वॉल्यूम का मतलब अंदर से लेके बाहर तक हर छोटे से छोटी जगह पर, नॉट ओनली ऑन द सरफेस, सिर्फ सरफेस पर नहीं, इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द एंटायर वॉल्यूम, क्योंकि अंदर भी ये सॉलिड यानी ठोस है। तो द चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड नॉट ओनली ऑन द सरफेस बट इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द एंटायर वॉल्यूम। ये सबसे पहली चीज डिफरेंस के तौर पे है। बाकी अब आपसे कहा जाता है कि हमारे पास यहां एक पॉइंट है P। ये P पॉइंट इस सॉलिड स्फेयर के आउटसाइड है, और आपको इस P पॉइंट पर इस स्फेयर की वजह से या स्फेयर पर जो चार्ज है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है यूजिंग गॉस थ्योरम। तो चलें, सबसे पहले क्या करना है, बहुत बार बताया जा चुका है, आपको गॉस थ्योरम का यूज करने के लिए ये जो चार्ज है इस स्फेयर पर,
इसे एनक्लोज करना होगा, और जब आप इसे एनक्लोज करोगे जिस चीज में, तो वो एनक्लोज करने वाला भी एक स्फेयर होगा जो इस अंदर वाले स्फेयर को अपने अंदर पूरी तरह एनक्लोज यानी बंद कर लेगा। और उस स्फेयर का रेडियस कैसे बनाएंगे, ये सेंटर से यहां, और क्या लिखेंगे उस स्फेयर के रेडियस को, स्मॉल r। बिल्कुल पिछले जैसा ही है, कोई भी फर्क नहीं है सिवाय इसके कि अंदर अब एक सॉलिड स्फेयर है जिस पर टोटल चार्ज q है, बस उसका डिस्ट्रीब्यूशन ओवर द एंटायर वॉल्यूम है। अब आपको वही काम करना है, इस पॉइंट P के अराउंड यहां आपको एक एलिमेंट्री पोर्शन लेना है। उस एलिमेंट्री पोर्शन का जो एरिया होगा, एरिया वेक्टर, वो ऐसे बनेगा, नॉर्मली आउटवर्ड, जिसको हम डिनोट करेंगे काहे से, ds से। ds इस शेडेड पोर्शन का एरिया, और इस प्लस q चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी इस पॉइंट पर, वो इलेक्ट्रिक फील्ड डिनोट की जाएगी ऐसे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज है। और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को आप फिर से E लिखोगे। अब आप वही काम करोगे, फटाफट कर देते हैं क्योंकि 2 बार आप पहले भी कर चुके हो। इस छोटे से सरफेस का एलिमेंट्री पोर्शन का फ्लक्स फाइंड आउट करना है, d phi इज इक्वल टू E डॉट ds, और इस छोटे से पोर्शन का फ्लक्स फाइंड आउट करने के बाद अगली लाइन d phi इज इक्वल टू E ds cos थीटा, थीटा 0 है जैसा कि दिख रहा है, और अगली लाइन क्या होगी, d phi इज इक्वल टू EDS, ये इस छोटे से एलिमेंट्री पोर्शन का फ्लक्स है। फिर आप लिखते हो इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ कंप्लीट सरफेस, कैसे करेंगे, फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ EDS, बहुत बार बताया जा चुका है। ये छोटे से टुकड़े का फ्लक्स निकालने के बाद पूरे सरफेस का फ्लक्स निकालने के लिए सारे छोटे छोटे टुकड़ों के फ्लक्स को कंबाइन यानी इंटीग्रेट कर देंगे, और ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन आई थी। फिर आप हर बार क्या लिखते हो, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, कुछ भी फर्क नहीं है, फाई इज इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट। मैं ये दोबारा पूरा इसलिए लिखता हूं कि कई बारी बच्चे ऐसा बोल देते हैं कि हमें करके नहीं दिखाया, या फिर ज्यादा काम घर से करने के लिए दे दिया, होमवर्क ज्यादा दे दिया। हालांकि ये चीज आपको घर से करने के लिए दी जाती तो ज्यादा अच्छा रहता। अब फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट EDS, ये फर्स्ट अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, उसी सरफेस का, यही पूरा सरफेस है, उसका फ्लक्स आप Q बाय एप्सिलॉन नॉट से भी निकाल सकते हो, Q इस पर फैला हुआ टोटल चार्ज है। और फिर फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन के हिसाब से इंटीग्रेशन ऑफ EDS इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दोनों के लेफ्ट हैंड साइड सेम है। हर एक एप्लीकेशन में यही करना है, पहले एलिमेंट्री पोर्शन वाले तरीके से फ्लक्स निकालना है और फिर गॉस थ्योरम से फ्लक्स निकालना है। E को आप इंटीग्रेशन साइन से हटा देते हो बाहर, क्योंकि E कांस्टेंट है, बहुत बार बता दिया क्यों। ds इस छोटा सा पोर्शन आप देख रहे हो, इसके इंटीग्रेशन का मतलब है इस पर ऐसे सारे छोटे छोटे पोर्शंस को कंबाइन कर दें। जब आप सारे छोटे छोटे पोर्शंस को कंबाइन करोगे तो इस पूरे स्फेयर का सरफेस एरिया आ जाएगा। और क्या होता है सरफेस एरिया, ये होता है। इस स्फेयर का रेडियस ध्यान रखें स्मॉल r है,
तो इसी सरफेस का सरफेस एरिया निकाल रहे हैं, तो r वाला कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए। 4 पाई आर स्क्वायर को इस तरफ ट्रांसफर किया, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय आर स्क्वायर। सेम बिल्कुल एग्जैक्ट वही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आई है जो आपकी स्फेरिकल शेल के लिए आई थी। और ये मैंने बताया फर्स्ट पार्ट होता है जिसमें आपका पॉइंट P आउटसाइड द स्फेरिकल शेल होता है या आउटसाइड द स्फेयर होता है। ये वो काम आपने 3 पॉइंट स्फेरिकल शेल के लिए किए वो आपको यहां भी करने हैं, जिनमें से फर्स्ट पार्ट बिल्कुल एग्जैक्ट सेम टू सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है, और सेकेंड पार्ट भी बिल्कुल सेम टू सेम है। मैं यहां लिख रहा हूं सेकेंड पार्ट क्या है, व्हेन पॉइंट P लाइज ऑन द सरफेस ऑफ द शेल, पॉइंट P यहां पर हो तो ऑन द सरफेस के लिए स्मॉल r की जगह आप क्या लिख दोगे, कैपिटल R लिख दोगे। तो ये फॉर्मूला आपका बन जाएगा E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन कैपिटल R स्क्वायर। स्मॉल r की जगह कैपिटल R कर देना है और कोई फर्क नहीं है, यानी आपके पहले 2 पार्ट्स पिछले एप्लीकेशन के और इस एप्लीकेशन के बिल्कुल सेम टू सेम हैं। आपके लिए आज का टास्क जो है वो ये है कि इसका थर्ड पार्ट आपको एक बार पहले ट्राई करना है। कॉपी में, रफ कॉपी में इसको बना के पूरा अच्छी तरह लिखकर ट्राई करें। अगर सॉल्व हो जाता है तो भी, और सॉल्व नहीं होता, कहाँ अटकता है तो भी, आपको उसका पिक्चर लेकर मुझे भेजना है। नेक्स्ट लेक्चर देखने से पहले उसका आंसर मेरे पास आना चाहिए। नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसके थर्ड पार्ट को डिस्कस जरूर करूंगा, लेकिन कितने बच्चों का सही आता है कितने का नहीं आता है ये देखा जाएगा। ऐसा कोई टेस्ट नहीं है, ये जस्ट आपको एक टास्क इसलिए दिया जाता है क्योंकि जो चीज़ आप सीख रहे हो क्या आप उसे अप्लाई कर सकते हो, और जब हम सीखी हुई चीज़ों को अप्लाई करते हैं तभी हमारा माइंड जो है सही में डेवलप होता है। जब तक आप कोई चीज़ बस सुनते और सीखते रहते हो और उसे स्टोर करते रहते हो तो आपका माइंड वहाँ बस एक स्टोरेज डिवाइस की तरह काम करता है। आपको उसे प्रोसेसर की तरह भी काम करवाना है, यानी उससे कुछ टास्क भी करवाना है, तो आपको वो टास्क करके देखना पड़ेगा। तो आपको आज का टास्क क्या करना है, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है, इसका ही थर्ड पार्ट, व्हेन पॉइंट P लाइज इनसाइड द सॉलिड स्फीयर। आउटसाइड का आपको बता दिया, ऑन द सरफेस का बता दिया, इनसाइड द सॉलिड स्फीयर की वजह से या इनसाइड द सॉलिड स्फीयर किसी पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। कोई बात नहीं, नहीं होगा तो नेक्स्ट लेक्चर में बताया ही जाएगा, लेकिन ये पार्ट इसलिए दिया जाता है कि बच्चे एक बारी थोड़ा सा खुद का दिमाग इस्तेमाल करेंगे, जो मैंने आपको बताया बहुत ज़रूरी है। गलत आने पर भी दिमाग इस्तेमाल तो किया ही होगा जिसने गलत भी निकाला है। मेन वो बात ज़रूरी है, आंसर सही या गलत होना मैटर नहीं करता, ट्राई करना मैटर करता है। तो इसको ट्राई करेंगे और बाकी बचे हुए एप्लीकेशंस आपको नेक्स्ट क्लास में कराए जाएंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर देखने से पहले थर्ड टास्क करके मुझे पिक्चर भेजें, और अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।